So, in the last lecture of physics, we studied or we completed the Newton's third law of motion, and उसकी applications और with numericals भी हमने solve किए थे बहुत सारे related to the Newton's second law. So आज हम start करेंगे अपना इस topic को end करते हुए the topic that is tension and acceleration in a string. स्ट्रिंग के अंदर टेंशन और एक्सेलरेशन का जो सिस्टम है हम उसको पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ सम डायग्राम ओवर हेयर जो आपके इस टॉपिक को एक और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है ना क्लियर करवा सके. ओके, सो दिस इज द रॉड, द हैंगिंग थ्रेड, and finally a 2-dimension or 3-dimension block and the arrow headed over here and this one arrow headed over here. This represents T और this represents W. अब इसका मतलब क्या है मैं बता दूँ. Okay, so consider a block supported by a string. ये ब्लॉक है और ये स्ट्रिंग की मदद से जो थ्रेड है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ. ये जो थ्रेड है दैट इज़ नोन एज द स्ट्रिंग. ओके, द अपर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज़ फिक्स्ड ऑन अ स्टैंड एज शोन. जो अपर एंड है आपका स्ट्रिंग का, अच्छा एक तो मैंने आपको ये स्ट्रिंग बताई और एक दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द मेन स्ट्रिंग. तो ये जो अपर एंड ऑफ द स्ट्रिंग है ये एक जो है आपका फिक्स्ड हुआ है स्टैंड के साथ. ये स्टैंड नज़र आ रहा है आपको, दिस वन इज़ द स्टैंड. तो ये जो स्ट्रिंग है जो मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया है ये आपका अपर एंड जो है इसका स्टैंड के साथ फिक्स्ड हुआ. लेट W बी द वेट ऑफ द ब्लॉक. मैंने इस ब्लॉक के वेट को कहा W. ओके, द ब्लॉक, अब जो ब्लॉक है वो स्ट्रिंग को डाउनवर्ड्स पुल करेगा अपने वेट की वजह से. ये बात हमें पता है, जब हम किसी पत्थर को किसी थ्रेड से बांधेंगे तो वो पत्थर उस थ्रेड को नीचे करेगा डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ इट्स वेट. सो ये ब्लॉक जो है इस अपने वेट की वजह से इस थ्रेड को और स्ट्रिंग को नीचे कर रहा है डाउनवर्ड. दिस कॉजेज अ टेंशन T इन द स्ट्रिंग. अब स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन क्रिएट हो गई. स्ट्रिंग कह रहा है कि यार अब तो मसला हो गया, वो नीचे आने का कह रहा है, हालांकि ये तो मेरे साथ अच्छा खासा अटका हुआ था, अभी नीचे जा रहा है तो यानी कि मेरे अंदर टेंशन क्रिएट हो गई. द टेंशन T इन द स्ट्रिंग इज़ एक्टिंग अपवर्ड्स एट द ब्लॉक. अब अगर आप देखें तो टेंशन जो है अपोजिट टू द वेट है, वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, वाइल टेंशन चाह रहा है कि मैं इस टेंशन को रिकवर करने के लिए ब्लॉक को उसी फॉर्म में स्टेबल रखूँ अपवर्ड डायरेक्शन में. ओके, द टेंशन T इन द स्ट्रिंग इज एक्टिंग अपवर्ड्स एट द ब्लॉक एज द ब्लॉक एट रेस्ट. ब्लॉक जो था आपका रेस्ट में आ गया क्योंकि टेंशन ने कहा कि भाई मैं तो उसको नीचे जाने नहीं दूंगा, हालांकि वेट कह रहा था कि नहीं मैं नीचे जाके लेकर दिखाऊंगा, मगर टेंशन ने उसको अपवर्ड करके उसको रेस्ट पर ही रखा. Therefore, the weight of the body acting downwards must be balanced by the upward tension T in the string. तो अब मैं इसको लिख देता हूँ, पहले लिखता हूँ ब्लॉक एट द रेस्ट. ब्लॉक एट द रेस्ट क्यों आया, अब इसकी एक्सप्लेनेशन मेरे पास इस तरह है that the weight of the block acting डाउनवर्ड्स मस्ट बी, ज़रूरी है कि बैलेंस्ड हो रेस्ट पर आने के लिए, बैलेंस्ड बाय द अपवर्ड टेंशन T इन द स्ट्रिंग. T इन द स्ट्रिंग. तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड का मतलब अगर समझ नहीं आया तो क्यों समझ नहीं आया, ये देखो, एक है अपवर्ड, एक फॉर एग्जांपल अभी हम टेंशन और वेट को छोड़ देते हैं. फॉर एग्जांपल एक फोर्स है अपवर्ड, एक फोर्स है डाउनवर्ड्स, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी और एक रिजल्टेंट फोर्स बना देंगी दैट विल बी इन द स्टेबल डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल एक फोर्स है मेरे पास ये और एक फोर्स है मेरे पास ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी और एक पर्टिकुलर फोर्स बना देंगी एक सिंगल डायरेक्शन में. इसी तरह ब्लॉक को रेस्ट पर लाने के लिए टेंशन और वेट का आपस में अपोजिट होना बहुत ज़रूरी है, और टेंशन उसको अपोजिट करके वेट के डाउनवर्ड इफेक्ट को कॉज
नल करके ज़ीरो करके अपने अपवर्ड इफेक्ट को डोमिनेंट लेकर उस ब्लॉक को रेस्ट पड़ जाएगी। द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, इसीलिए हम कहते हैं टेंशन टी इन द स्ट्रिंग मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द वेट। इक्वल तो है बट ऑपोजिट टू द वेट। इसको हम मैथमेटिकल रिलेशन में इस तरह लिख सकते हैं। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग मस्ट बी ऑपोजिट एंड इक्वल टू द वेट। जैसे हम कहते हैं ना फोर्सेस, टू डिफरेंट फोर्सेस, सॉरी जो न्यूटन का थर्ड लॉ था हमारे पास, न्यूटन के थर्ड लॉ ने भी यही कहा था कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, सो ये हमारे पास इसी फॉर्म की जो है एक एप्लीकेशन है कि अगर वेट का एक्शन है तो टेंशन का रिएक्शन है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं मगर ऑपोजिट है। दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसको समझ सकते हैं बाय दिस मैथड। सो मैं चाहूँगा आप इसको जो है अच्छी तरह समझो। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है अपना मास और पुले के बारे में बात करेंगे। एंड दैट इज़ वेरी इजी, बट आपको उसकी एप्लीकेशंस आनी चाहिए एंड दैट इज़ अ लॉन्ग टॉपिक। उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एंड डोंट वरी अबाउट द सिलेबस, ये राइट नाउ आई एम क्वाइट बिज़ी, मैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसमें ऑक्यूपाइड हूँ। जैसे ही विद इन अ मंथ वो प्रॉब्लम्स मेरी ख़त्म हो जाएंगी तो इंशाल्लाह फिर मैं लेक्चर्स पे बहुत अच्छा फोकस कर पाऊँगा। और मिड टर्म्स आपके ज़रूर लूँगा मैं। फ़िज़िक्स का तो मिड टर्म का मैंने स्केड्यूल वैसे बना लिया है, मैं जब लेना होगा मैं भेज दूँगा, बट उसके लिए ऑलमोस्ट हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए। सो राइट नाउ वी आर ऑन द थर्ड चैप्टर, और चौथे चैप्टर पे हम इंशाल्लाह जैसे ही पहुँचेंगे, मैं हो सकता है फोर्थ चैप्टर का हाफ दे दूँ मिड टर्म में वहाँ तक, या फिर फोर्थ चैप्टर को हम पूरा ही दे दूँगा। सो इंशाल्लाह जब मैं मिड टर्म लूँगा तो उसमें हर एक चीज़ को उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, हम बिल्कुल SLO वाइज चल रहे हैं। अभी तक हमने मेरे ख्याल से ना फिज़िक्स है चाहे केमिस्ट्री है, कोई भी SLO मिस नहीं किया। जब भी हमें देर हो गई है, बट मैंने आपको बताया आपका फाइनल एग्जाम से विद इन 2 मंथ्स बिफोर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो देयर इज़ नो नीड टू बी वरी अबाउट। ओके, आई एम हेयर टू टीच यू, आई एम हेयर टू मेक यू अंडरस्टैंड। It is my responsibility to make your syllabus completed. Okay, so you don't have to worry about it, you have to just focus on it. Okay.